ये क्या हो गया। एक मार्मिक उपन्यास। लेखिका सुनैना कुमार। दो शब्द। वो जीवन में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो बैठा था। पढ़ाई छोड़कर घर से दूर जाना पड़ा। जिससे प्यार करता था उससे दूर जाना पड़ा। एक साधारण सी नौकरी करनी पड़ी। एक उपन्यास लिखना शुरू किया, लेकिन वो भी कई वर्षों से अधूरा लिखा हुआ ही पड़ा रहा। जीवन एकदम नीरस और दिशाहीन सा ही लगने लगा उसको, जब आशा की एक किरण दिखाई दी और उसको लगने लगा कि उसके सब सपने पूरे होने वाले थे। लेकिन एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ खत्म करके रख दिया, और उसको जो कुछ मिला वो सिर्फ एक आम आदमी की विरासत ही थी। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके मन में एक टीस जरूर उठेगी और आप भी कह उठेंगे, काश इस कहानी का अंत ऐसा ना हुआ होता। शुभकामना। चैप्टर 1। आम आदमी। देव कुमार एक शांत, डरपोक और काफ़ी सहमा सहमा सा रहने वाला व्यक्ति था। वो एक अधेड़, अविवाहित केरल के एक छोटे से शहर कालीकट का रहने वाला था। वो ना तो सुंदर व्यक्ति था और ना ही संतुष्ट। वो एक खाद बनाने वाली कंपनी में एक लेखाकार के रूप में काम करता था और औसत वेतन कमाता था और अपना जीवन निर्वाह करता था। और एक इमारत की दूसरी मंजिल पर एक छोटे से अपार्टमेंट पर रहता था, जो उसके कार्यस्थल से पैदल दूरी के भीतर था। कामकाज के हिसाब से तो वो एक आम आदमी की तरह ही था, जिसके पास कोई खास प्रतिभा नहीं थी अपने काम को ठीक से करने के अलावा। लेकिन उसने समय के दौरान एक कला का विकास कर दिया था, और वो कला था लिखाई की। वो अपने लेखक को काफ़ी समय देता था और पूरे जोश के साथ लिखता था, बहुत ही गंभीरता से विचार करता। देव की अधिकांश अंतर्मुखी लोगों की तरह एक बहुत ही ज्वलंत कल्पना थी, जिसे इस समय अपने एक सच्चे सपने को साकार करने के लिए रखा जा रहा था, अपना उपन्यास लिखने और इसे प्रकाशित करने के लिए। वो किसी भी तरह से अपने उपन्यास को प्रकाशित करवाकर अच्छे लेखकों की सूची में अपना नाम लिखवाना चाहता था, और यही उसके जीवन का जैसे एक मात्र बड़ा सपना था। और उसने कई साल पहले लगभग एक दीवाने की तरह से एक शानदार फिर भी सरल कहानी लिखने की शुरुआत की थी, और उस कहानी पर दिन रात कई घंटे लगा दिए थे, और अब भी लगा रहा था। उसकी कहानी का नायक जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है। पहले उसकी किशोरावस्था का वर्णन होता है, और फिर उसके एक महिला के साथ प्यार का चित्रण होता है, और फिर उसको वह महिला छोड़कर चली जाती है और वह अकेला रह जाता है। उस कहानी के नायक ने युवावस्था के दौरान घर में ही व्यभिचार देखा होता, जिसके कारण उसके माता पिता का विवाह टूट जाता है, और यही उसके जीवन के आगे के निर्णय का आधार बनता है। वो जीवन में पहली बार किसी लड़की से प्रेम करता है, लेकिन वो भी धोखा दे जाती है। यही देव कुमार की कहानी की मोटी मोटी रूपरेखा थी। यहीं पर देव को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसकी बाधा का सामना करना पड़ा था, जिसका सामना सभी लेखक कभी ना भी करते हैं, और उनके दिमाग में विचार आना बंद हो जाते हैं और कहानी रुक जाती है, भले ही उनके पास कितना भी लेखन कौशल हो। और यही देव कुमार के साथ भी हुआ था। उसके विचारों में भी अवरोध उत्पन्न हो गया था, जिसको कि अंग्रेजी में राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। इस कारण से आंशिक रूप से समाप्त पांडुलिपि देव कुमार की अलमारी में पड़ी रह गई थी, और वह धूल के आवरण में लिपटी हर समय दर्द से देव की तरफ देखती रहती थी, जैसे कि पूछ रही हो कि मुझे अधूरा क्यों छोड़ दिया, मुझे पूरा लिखकर कहानी तो पूरी कर देते। ये क्या हो गया। चैप्टर 2। काम पर। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, इसलिए उसके जीवन में बहुत ही
दर्दनाक और गहरा अकेलापन था। और अपने माता पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों के साथ उसका कोई संपर्क नहीं था और इसलिए उसका सामाजिक जीवन बहुत सीमित था। उस दिन जब देव कुमार ने नहा धोकर कपड़े पहनकर नाश्ता करके खुद को काम पर जाने के लिए तैयार किया तो देव की नज़र अचानक ही उस उपन्यास की अधूरी लिखी हुई पांडुलिपि की तरफ गई और उसके दिल में एक दर्द उठा। लेकिन वो उस सपने को उस समय पूरा नहीं कर सकता था क्योंकि उसको पेट भरने के लिए, रोटी कमाने के लिए काम पर जाना ज़रूरी था, क्योंकि वो लेखाकार की नौकरी उसकी कमाई का एकमात्र स्रोत थी। वो हर दिन की तरह सुबह 7:50 पे अपने अपार्टमेंट से निकला क्योंकि वो जानता था कि उसको दफ्तर तक पहुंचने में पैदल चलकर सिर्फ 8 मिनट ही लगते थे, इसलिए उसके पास कुछ मिनट इधर उधर खर्च कर देने की विलासिता थी। उस दिन उसने दफ्तर जाने से पहले दरवाजे पर एक चिट्ठी देखी तो उसने वो चिट्ठी उठाकर देखनी शुरू कर दी। वैसे भी उसको दफ्तर जाने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि दफ्तर पहुंचने से पहले उसके पास काफ़ी समय था। वो जानता था कि वह खत किसका होगा और इस विचार ने दिन में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने परिचित पता पढ़ा, नफीसा अब्दुल, मातृभूमि के पास, कल्लूर, कोचीन 17। नफीसा उसके जीवन की एकमात्र महिला थी। नहीं, वो उसकी प्रेमिका या मंगेतर नहीं थी, लेकिन उससे बहुत स्नेह करता था और उसकी खूब प्रशंसा करता था। नफीसा अब्दुल वास्तव में एक 15 वर्षीय लड़की थी जो कोचीन के विशाल विकासशील महानगर के कम विकसित क्षेत्र में रहती थी। वो बहुत ही प्रतिभाशाली थी और उसका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसके माता पिता के पास उसके सपने को पूरा करने के लिए, उसको डॉक्टरी की पढ़ाई करवाने के लिए पैसे नहीं थे। देव उसका प्रायोजक था और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाता था। वो कई साल पहले कोचीन के मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल में नफीसा से मिला था जब वह अपनी माँ को चेकअप के लिए उस अस्पताल में लेकर गया था। उस समय मुश्किल से 6 साल की थी वो नफीसा नाम की लड़की। जीवन और आनंद का एक जीवंत बंडल थी जिसने देह को मोहित कर लिया था और उसकी आकर्षक आंखें थी, भूरी बड़ी बड़ी आंखें, बहुत ही चंचल थी और किसी उत्सुक हिरणी की तरह इधर उधर घूमती रहती थी। ये क्या हो गया? चैप्टर 3, मुस्लिम लड़की। पहली बार जब देव उस लड़की नफीसा से अस्पताल में मिला था तो वह 6 साल की सुंदर लड़की इधर उधर दौड़ रही थी और तभी उसके माता पिता उसकी तलाश में उधर आ गए थे क्योंकि वो उनकी नज़रें बचाकर उस तरफ खेलने आ गए थे। ये जानकर कि लड़की का डॉक्टर बनने का सपना था और उसके माता पिता उसके शिक्षा शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते थे, देव ने उनकी लड़की की पढ़ाई को प्रायोजित करने का वादा किया। माता पिता पहले तो कोई मदद लेने से कतराते रहे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि इसमें कोई बुराई नहीं थी, इसलिए उन्होंने देव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अंततः देव छोटी लड़की का प्रायोजक बन गया। उस समय देव की माँ और रिश्तेदारों ने उसकी मेहनत की कमाई सड़कों से किसी अजीब मुस्लिम लड़की पर फेंकने के लिए उसको बहुत गुस्सा किया था। वो ये सब चुपचाप सुनता था, कभी कभी खुद से भी पूछता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन गहराई से वो जानता था कि उत्तर उसकी माँ को दिए गए धर्मार्थ औचित्य या लड़की की बुद्धि में उसके आकर्षण से कहीं आगे था। वो जानता था कि वह जो कर रहा है उसके लिए केवल एक ही कारण था। उस लड़की नफीसा ने उसे सना की याद दिला दी थी। गुड मॉर्निंग देव सर, अचानक ही उसके मकान मालिक मोहम्मद अली की आवाज़ ने
देव कुमार को उसकी यादों के जाल से बाहर निकाल दिया और वो वर्तमान में आ गया। देव के किराए के मकान का मालिक मोहम्मद अली कुवैत में कार्यरत था, लेकिन खाड़ी युद्ध के समय उसे लौटने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत अब उनके विरासत में मिले परिवार के घर की अन्य 2 मंजिलों को किराए पर देना था। वह खुद अपनी पत्नी नूरा और 2 छोटे बच्चों इकबाल और नज़ीर के साथ सबसे नीचे की मंजिल पर रहता था। हालांकि शुरू में मोहम्मद अली के सहज स्वभाव पर देव को संदेह था, पर देव जल्द ही उस आदमी को पसंद करने लगा था। हालांकि बातचीत काफ़ी हद तक दैनिक अभिवादन तक ही सीमित थी और हेलो हाय के सिवा उन दोनों के बीच कोई ख़ास बातचीत नहीं होती थी। मैं पाइप की जांच करने के लिए प्लम्बर लाने जा रहा था। ऐसा लगता है कि कहीं पानी का रिसाव है। मुझे आशा है कि आपको हमारे इस तरह से आपके फ्लैट में प्रवेश करने में कोई आपत्ति नहीं हो। देव ने अपनी सहमति दी। अरे नहीं नहीं, आइए ना। और फिर देव काम के लिए घर से बाहर की तरफ जाने लगा। अरे तुम आज ज़्यादा खुश दिख रही हो। लगता है कि अंत में तुमने अपने उपन्यास में आगे लिखना शुरू कर दिया है कि नहीं? राजेश की आवाज़ आई। वो देव की तरफ ही आ रहा था। ये क्या हो गया? चैप्टर 4, अच्छी दोस्ती। राजेश काम पर देव कुमार के नीचे काम करने वाला जूनियर था और जब से राजेश ने 2 महीने पहले वो नौकरी शुरू की थी, दोनों में अच्छी दोस्ती होने लगी थी। चूँकि उसके माता पिता त्रिचूर में बस गए थे, इसलिए राजेश एक लॉज में अकेला रहता था। इस वजह से वो अक्सर शाम को काम के बाद देव के साथ डिनर या कॉफ़ी के लिए देव के फ्लैट में आ जाता था। वह उन चंद लोगों में से एक था जो देव को पारंपरिक अभिवादन से ज़्यादा ज़बरदस्ती करने में सक्षम होता था और देव से कई विषयों पर बातें करने के लिए देव के मुंह से शब्दों को निकलवा ही लेता था। उनकी बातचीत दैनिक समाचार, परिवार और कभी कभी उनके सपनों के बारे में भी होती थी। देव भी महसूस किया करता था कि राजेश ही शायद एकमात्र कारण था कि उसका कार्यालय सहने योग्य था। वह अकेला दूसरा व्यक्ति भी था जिसने देव की लिखी जा रही किताब की पांडुलिपि पढ़ी थी। नहीं, मुझे नफीसा का एक पत्र मिला है। इसमें कहा गया है कि उसे 3 महीने में 10वीं कक्षा की परीक्षा देनी है। ऐसा लगता है कि समय बहुत तेज़ी से उड़ रहा है। हाँ, वास्तव में वो डॉक्टर बनना चाहती है ना? बेहतर होगा कि उसे अच्छी तैयारी करने के लिए कहें। उसका गॉडफादर मेडिकल कॉलेज में उसका प्रवेश नहीं खरीद पाएगा। प्रवेश पाने के लिए इम्तिहान तो खुद ही देना होगा, फिर भले ही आप उसकी फ़ीस भरते रहें। देव राजेश द्वारा की गई धूर्त टिप्पणी पर मुस्कुराए और अपने पुराने कंप्यूटर को चालू कर दिया। राजेश कुछ फाइलों को खंगाल रहा था, कुछ आंकड़ों की नकल कर रहा था। ओह, और देव, मेरा एक दोस्त मिलने आया है। उसका नाम अब्राहम जॉर्ज है। हम उसे अभी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर वह आज रात के खाने के लिए हमारे साथ शामिल होता है तो आप भी उसकी उपस्थिति से सहमत होंगे। मुझे लगता है कि देव, आप उसे पसंद करेंगे। वास्तव में आप उसे बहुत पसंद कर सकते हैं। वो एक प्रकाशक है। देव ने ऊपर देखा। वास्तव में पहली बार दिलचस्पी दिखाई। क्या उनका उपन्यासकार बनने का सपना आखिरकार साकार होगा? प्रकाशक के साथ रात का खाना खाने से उसके मन में उम्मीद की एक किरण फूट पड़ी थी। हालांकि वो डरता था क्योंकि उसकी आंशिक रूप से पूर्ण पांडुलिपि बाकी दुनिया से परिरक्षित शायद उन्हें उतनी कीमती न लगे जितनी कीमती वो देव को लगती थी। चिंता उसके चेहरे पर दिखाई दे रही होगी क्योंकि राजेश ने जल्दी कहा, चिंता मत करो, बस उसे एक बार अपने उपन्यास की पांडुलिपि देखने दो। मुझे यकीन है कि वो आपको बहुमूल्य प्रतिक्रिया दे सकता है। हो सकता है कि वो आपको विचार देकर प्रगति करने में मदद कर सके। बाकी दिन उतने ही बेतरतीब ढंग से बीत गया जितने पिछले 22 वर्षों में
देव के काम पर बिताए थे। 6:30 बजे वो कंप्यूटर और लाइट बंद कर घर के लिए निकल गए। क्या हो गया? चैप्टर 5। अब्राहम जॉर्ज गेट के पास राजेश के पास खड़ा था और जीवंत रूप से बातें कर रहा था। अब्राहम जॉर्ज या एबी, वो सर पर घटते बालों वाला एक लंबा पतला चश्माधारी व्यक्ति था। उसने देव को पास आते देखा और अपना परिचय देते हुए गर्मजोशी से हाथ हिलाया। देव उन्हें अपने अपार्टमेंट में ले गया, उन्हें आराम करने के लिए कहा और चाय बनाने चला गया। राजेश और अब्राहम जॉर्ज जल्द ही उनके साथ एक छोटी सी रसोई में शामिल हो गए, जहाँ भोजन तैयार होने के दौरान बातचीत उपन्यास की ओर बढ़ गई। अब्राहम जॉर्ज ने कहा कि उनकी पत्नी और उनकी कोचीन में एक छोटी प्रकाशन कंपनी है और वे एक नए लेखक को लॉन्च करके अपने पहले बड़े ब्रेक की तलाश कर रहे थे, क्योंकि वे किसी भी स्थापित लेखक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह से राजेश आपकी लिखाई की तारीफ करता रहा है, मुझे यकीन है कि आपका उपन्यास शायद इस साल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सबसे आगे चल रहा है, अब्राहम जॉर्ज ने कहा। देव ने तारीफ से मुंह मोड़ लिया और उसे कहानी का एक संक्षिप्त विचार बताया, और ये तथ्य कि वो अब कोई प्रगति नहीं कर रहा था। ये लगभग 60% पूर्ण है, मैं कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे आगे कैसे ले जाया जाए। मैं फंस गया हूँ। इसे वापस पटरी पर लाने के लिए मुझे बस एक चिंगारी की ज़रूरत है। क्या मैं अब तक जो कुछ भी पूरा हुआ है उसे पढ़ सकता हूँ? अब्राहम जॉर्ज ने पूछा। देव ने 1 सेकंड के लिए सोचा, फिर अपनी अलमारी में गया, पन्नों को झाड़ दिया और उपन्यास के लिखे हुए पन्नों की पांडुलिपि को जॉर्ज को सौंप दिया, जो इसे पढ़ने के लिए बाहर हॉल में लौट गया। जल्द ही रात का खाना भी लग गया था, लेकिन भोजन के दौरान भी अब्राहम जॉर्ज ने चुपचाप उतना ही उपन्यास पढ़कर पचा लिया जितना उसने स्वादिष्ट हालांकि सीमित भोजन खाया था। इस बीच देव बार बार घबराते हुए राजेश की तरफ देख रहा था और राजेश उसको आश्वासन से भरी मुस्कान दे रहा था। अंत में घंटों की तरह लगने वाले समय के बाद अब्राहम ने अपने चश्मे को फिर से समायोजित किया और देव के पास गया। जिस क्षण यह उपन्यास पूरा हो जाएगा, मुझे आशा कि आप मुझे इसे प्रकाशित करने का सम्मान देंगे। जॉर्ज एंड सन्स पब्लिशर्स को वापस पटरी पर लाने के लिए हमें ठीक यही चीज़ चाहिए। यही उपन्यास हमें फिर से उठा देगा और हमारी प्रकाशन कंपनी फिर से चल पड़ेगी। देव का चेहरा एक राहत भरी मुस्कान में बदल गया और उसने अब्राहम जॉर्ज का बढ़ा हुआ हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बहुत ही गर्मजोशी से हाथ मिला दी। उसी समय उसके ऊपर दहशत की एक नई लहर दौड़ गई। ये अच्छा आदमी अब उसी पर निर्भर था। क्या होगा अगर वह उपन्यास कभी पूरा नहीं कर सका? मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें और इसे जल्द से जल्द पूरा करने पर ध्यान दें। राजेश ने मुझे बताया कि आपने महीनों में लगभग कोई प्रगति नहीं की। हम अब और अधिक आराम से रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। मुझे यकीन है कि आप जिस प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं वो जल्दी आपके पास आएगी। मैं इसके बाकी हिस्सों को पढ़ने और इस शानदार कहानी को दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचाने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता। देव ने पूरी कोशिश करने का वादा किया और उनके मेहमान जल्दी ही चले गए। देव बिस्तर पर चला गया और सोने से पहले बहुत देर तक करवटें बदलता रहा और बेचैन रहा। अगले कुछ दिनों में देव ने अपने काम को फिर से पढ़ने और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उपन्यास को कई बार पढ़ने और सोचने के बाद भी वो नहीं जान पा रहा था कि उसको कहानी को आगे कैसे बढ़ाना था। बीच बीच में कुछ दिनों के बाद अब्राहम जॉर्ज देव को मिलकर ये देखने के लिए आते थे कि उपन्यास कहाँ तक पहुँचा, पर हर बार निराश होकर ही वापस चले जाते। उन्होंने उम्मीद नहीं खोई थी और कोच्चि लौटने के बाद भी देव कुमार से संपर्क में रहने का वादा किया था। ये क्या हो गया? चैप्टर 6। मैं सना हूँ।
उपन्यास की कहानी वहीं पर रुकी रही और जरा भी प्रगति नहीं हुई और कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन दफ्तर में देव कुमार को एक फ़ोन आया। हेलो देव। वो उस आवाज़ को सुनते ही जैसे पत्थर का हो गया। लगभग 23 साल हो गए थे, लेकिन वह उस आवाज़ या उस शख्स को कभी नहीं भूला था। वो फ़ोन पर आवाज़ सना की थी। देव कुमार त्रिशूर में एक पारंपरिक हिंदू परिवार में पले बड़े थे। वे रूढ़िवादी नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता कुमार और माया अभी भी अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। देव भी इन्हीं सिद्धांतों के साथ पले बड़े थे, लेकिन वह हमेशा थोड़े विद्रोही रहे थे। जब वे कॉलेज में थे तब तक बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। इनमें से कुछ मान्यताएं ख़त्म होने लगी थी। हालांकि अपनी माँ के आग्रह पर उन्होंने हर दिन अपने माथे पर थोड़ा सा चंदन का लेप लगाना जारी रखा। एक दिन वो एक कक्षा में एक प्रोफेसर के लेक्चर को सुनकर दूसरे कक्षा में एक और लेक्चर को सुनने के लिए लगभग दौड़ा हुआ ही जा रहा था कि अचानक ही उसकी टक्कर सना से हो गई थी। पहली चीज़ जो उसने देखी वो थी सना की आंखें। वो गोल और सफ़ेद थी, गहरे भूरे रंग की पुतलियों के साथ, जो गुस्से में जल्दी सिकुड़ रही थी। उसके लंबे गले काले बाल थे जो सीधे और खुले हुए थे, और उसकी त्वचा वनीला के रंग की थी। उसके लिए पहली नज़र का प्यार था। उसे वह पल और उसके पहले शब्द याद आ गए। तुम कौन हो? फर्श पर बिखरी हुई उसकी किताबों के साथ उसकी मदद करने से पहले उसने माफ़ी मांगी। सना ने गुस्से में अपने दोस्तों के साथ चलने से पहले उन किताबों को देव के हाथों से छीन लिया और फिर एक बार देव की तरफ घूरने के लिए पीछे देखा। देव ने अपने दोस्तों से उसके बारे में पूछताछ की, जिन्होंने उसे बताया कि वह कला प्रथावंश की छात्रा सना खान थी। अगले कुछ दिनों में वह उसे जितनी बार संभव हो उससे मिलने की कोशिश करता रहा। हालांकि अपने दोस्तों के प्रोत्साहन के बावजूद वह उससे बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सका। लगभग एक पखवाड़े के बाद उसने एक दिन उसका सामना किया। क्या तुम्हारे पास मेरे पीछे पीछे चलने के अलावा और कुछ करने को नहीं है? पहले दिन से ही तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्या तुम्हारा कोई अपना निजी जीवन नहीं है? सना ने उसको गुस्से में देख कर कहा था। देव ने उसकी आंखों में देखने से पहले हकलाते हुए बहुत ही कठिनाई से कहा, मैं एक पीछा करने वाले के बजाय एक दोस्त बनना चाहूँगा। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद, जो क्षण देव को घंटों की तरह लग रहे थे, वो हंस पड़ी। ये शायद सबसे आम बहाना और लचर बात है जो मैंने कभी सुनी, लेकिन मुझे आपका इस तरह से कहना बहुत अच्छा लगा। हेलो, मैं सना हूँ। और तब से वे दोस्त थे। उन्होंने एक साथ कक्षा के लेक्चर्स को छोड़कर कक्षा से बाहर रहना शुरू कर दिया और अक्सर उन्हें कैंटीन, मैदान या परिसर के भीतर कई अन्य स्थानों पर देखा जाता था। सामान्य रूप से शर्मीला और अंतर्मुखी देव किसी और की तुलना में उसके करीब महसूस करने लगा और उसके साथ अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में चर्चा करने लगा। वह भी उनके साथ बिताए समय को संजोती दिख रही थी, जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, और वास्तविक जीवन में शायद ही कभी प्यार खिलने लगा। देव के सपने और सना खान की आकांक्षाएं अब उनके सपने और उनकी आकांक्षाएं बनने लगी थी। समय उन दोनों के लिए आनंदमय होकर खुशी में उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। जब वह अपने अंतिम वर्ष में थे तो देव ने समा के सामने विवाह प्रस्ताव रखा। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि उसे अपने परिवार की सहमति और आशीर्वाद लेने की आवश्यकता होगी। और फिर वहीं से सभी समस्याएं शुरू हो गई। खान परिवार के लोग मालावार के धनी व्यापारी थे, जबकि कुमार परिवार के लोग हालांकि गरीब नहीं थे। खान परिवार का धन संपत्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। सना के पिता इब्राहिम अपनी बेटी के एक हिंदू के साथ गठबंधन के विचार से नाराज थे, क्योंकि वो बहुत ही गहरी आस्था रखने वाले मुसलमान थे और वो सोचते थे कि उनकी बेटी की शादी हिंदू लड़के से होने पर उनके खानदान पर एक कलंक लग जाएगा। कुमार परिवार ने हालांकि कम रूढ़िवादी थे, फिर भी इस आधार पर गठबंधन से इनकार कर दिया कि उनका सामाजिक दायरा और रिश्तेदार उनके बेटे से किसी
मुसलमान लड़की से शादी करने के विचार का उपहास उड़ाएंगे और कुमार परिवार को नीचे देखना पड़ेगा। बिना किसी और विकल्प के दो युवा प्रेमियों ने भागने का फैसला किया। हालांकि इब्राहिम को योजना की हवा मिल रही थी। उसने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर वह भाग गई तो वह खुद को और परिवार के सभी बाकी लोगों को मार डालेगा। अब सना के पास अपने पिता की इच्छाओं का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। निराश देव ने बार बार उससे मिलने की कोशिश की तो सना के पिता ने इस बात की रिपोर्ट पुलिस में करने की धमकी दे दी। आखिर डर कर कुमार परिवार के लोगों ने देव कुमार को नौकरी के लिए कालीकट भेज दिया था। देव ने सना से संपर्क करने के अपने प्रयासों को तब तक जारी रखने की कोशिश की जब तक कि उसे अपने पिता से एक पत्र नहीं मिला कि सना की जल्द ही शादी होने वाली थी। उसने महसूस किया कि हालांकि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, शायद सना उसे भूल गई थी और अपने परिवार की खातिर आगे बढ़ गई थी। देव की दुनिया चकनाचूर हो गई और उसने एक बार फिर अपने आप को बिल्कुल अकेला और चुपचाप रहने वाला इंसान बना लिया था। और इसी तरह काम करते करते उपन्यास को लिखकर पूरा करने की कोशिश करते हुए 20 वर्ष बीत गए थे। ये क्या हो गया? चैप्टर 7। तुम कैसी हो? तभी फ़ोन में से फिर आवाज़ आई। हेलो देव, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? उसके हाथ अब काँप रहे थे क्योंकि उसने रिसीवर को पकड़ रखा था, लेकिन वो अपने ही कानों पर विश्वास करने से इनकार कर रहा था। और फिर अचानक ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सना, हाय, तुम कैसी हो? क्या तुम? देव को दूसरे छोर से सिसकियों की आवाज़ आने लगी और वह हैरान होकर सोचने लगा कि इतने वर्षों के बाद सना ने उसको फ़ोन क्यों किया था। वो असमंजस में था कि क्या कहे और क्या ना कहे। सना, प्लीज़ रोना बंद करो। कुछ देर तक शांति रही और फिर सना ने अचानक ही फ़ोन काट दिया। रिसीवर को नीचे रखने के दौरान देव ने आंसू बहाए और काम शुरू करने में काफ़ी समय लग गया। लगभग 6 बजे जब वह दिन की कार्रवाई समाप्त कर रहा था तो फ़ोन फिर से बाज उठा। उसने तुरंत ही फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। देव, मुझे बहुत खेद है सब कुछ के बारे में। ये सब इतनी भयानक गलती थी। मुझे अब एहसास हुआ कि जिस दिन तुमने मुझसे कहा था उस दिन मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। मैं ही ऐसी मूर्ख रही हूँ। क्या तुम मुझे कभी माफ़ करोगे? देव भावना से अभिभूत था, लेकिन वो खुश था। आखिरकार उसे लग रहा था कि उसे लंबे समय से खोया हुआ दोस्त वापस मिल गया था। उसका जो हिस्सा गायब लग रहा था वो अब धीरे धीरे उसके पास लौट रहा था। मैं कभी नाराज़ नहीं था सना, मैं बस उदास था। दुख की बात है कि चलो फिर से अतीत में नहीं जाते। आपके पति कैसे हैं? हम अब अलग हो गए हैं देव। हमारी शादी चली ही नहीं थी। उसने मुझसे मेरे पैसे के लिए शादी की थी और मैंने अपने पिता के लिए ऐसा किया। कुछ साल पहले पिता का देहांत हो गया, इसलिए हमने इस भयानक कृत्य को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब हम तलाकशुदा हैं। वे तब तक बातचीत करते रहे जब तक चौकीदार कार्यालय में नहीं आया और देव को सूचित किया कि उसे दिन के लिए कार्यालय बंद करना था। देव अपनी घड़ी को देखकर घबरा गया और ये देखकर प्रसन्न हुआ कि अब 9 बज चुके थे, जो उसके प्रस्थान के सामान्य समय से काफ़ी आगे का समय था और उसको लगभग 3 घंटे की देरी हो गई थी घर जाने में। उसने जल्दी से सना का नंबर ले लिया। अगले दिन उसे फ़ोन करने का वायदा किया। चौकीदार को देखकर मुस्कुराया, जिसने असामान्य इशारे के लिए उसे अविश्वसनीय रूप से देखा और जल्दी से घर चला गया। रात के खाने के बाद एक असामान्य रूप से प्रसन्न देव ने पढ़ने के लिए एक किताब लेने के लिए अपनी अलमारी खोली। जब उसने अपने लिखे जा रहे उपन्यास की पांडुलिपि को देखा, देव ने इसे निकाला, इसे फिर से पढ़ा और लगभग 1 साल की निष्क्रियता के बाद उसकी कहानी वापस गति में आ गई। एक बार फिर देव के लिए समय बीतने लगा, जो मानसिक रूप से ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह वापस वही खुश, लगभग लापरवाह लड़का हो गया था जो वह कॉलेज में था। वो अपनी पांडुलिपि के साथ लगातार प्रगति कर रहा था और सना के साथ उसकी बातचीत लगातार होती जा रही थी। वो अंत में जीवन से
संतुष्ट महसूस करने लगा। ये क्या हो गया। चैप्टर 8, पैसों का प्रबंध। एक शाम 1 महीने पहले फ़ोन कॉल के बाद पांडुलिपि के साथ अब केवल मामूली सुधार करने की आवश्यकता थी। उसने 2 फ़ोन किए, एक अब्राहम को उसे सूचित करने के लिए कि वह तैयार पांडुलिपि को सौंपने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोचीन आ रहा था, और दूसरा सना को ये बताने के लिए कि वो जल्द ही कोचीन में उससे मिलने आने वाला था। जब वो अगले दिन कार्यालय के लिए निकला तो उसके दरवाजे पर एक और पत्र उसका इंतज़ार कर रहा था। नफीसा अली की जानी पहचानी लिखावट और पता देखकर वह मुस्कुराया। जैसे ही उसने पत्र में लिखी पंक्तियों पर ध्यान दिया, उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। पत्र ने उसने सूचित किया कि नफीसा दिल की बीमारी से पीड़ित थी, जहाँ उसके दिल में एक ब्लॉक था जिसके लिए आसन्न सर्जरी की आवश्यकता थी। पत्र में ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि लड़की की शिकायत और चिंता थी कि उसके माँ बाप बहुत ही असहाय हो गए थे और उसके माता पिता रुपए नहीं जुटा पाने थे, व्यथित थे। इसके लिए 10 लाख की ज़रूरत थी। पत्र में मासूमियत और निस्वार्थता ने देव की आंखों में आंसू ला दिए और वो खुद को रोने से नहीं रोक सका। वो जानता था कि उसे कुछ करना था, लेकिन इतने कम समय में इतनी राशि जुटाई नहीं जा सकती थी। राजेश ने भी देव के अचानक बदल गए चेहरे को ध्यान से देखा और जान लिया कि देव किसी गहरी चिंता में था। कुछ दिन पहले तो राजेश खुश था क्योंकि देव ने अपने उपन्यास की कहानी को पूरा कर लिया था और वो सना के फ़ोन के बाद काफ़ी प्रसन्न भी दिख रहा था। देव ने उसे इस मुद्दे के बारे में बताया और राजेश ने उपन्यास पर अग्रिम भुगतान के लिए अब्राहम जॉर्ज से बात करने की पेशकश की, लेकिन देव को अब्राहम जॉर्ज की वित्तीय स्थिति के बारे में पता था और उसने मना कर दिया। राजेश ने सना से पैसे मांगने का सुझाव दिया, जिसे देव ने सिरे से खारिज कर दिया। तब उसे त्रिचूर में ज़मीन के छोटे से टुकड़े के बारे में याद आया जो उसके माता पिता के स्वामित्व में था, और उसने फैसला लिया कि अगर उसे जल्दी से खरीदार मिल जाए तो वह आवश्यक नकदी जुटाने में सक्षम होगा। राजेश, जिसके माता पिता त्रिचूर में बस गए थे, ने उनसे बात करके और उनके लिए उसी के लिए एक एजेंट की व्यवस्था करने का वादा किया। देव ने तुरंत नफीसा को एक पत्र लिखा और उसने उसके माता पिता को भी संबोधित किया, जिसमें वादा किया गया था कि वो ऑपरेशन के लिए पैसों का प्रबंध कर देगा। 10 दिनों के भीतर देव की एकमात्र विरासत को बेचने का समझौता किया गया और रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया। 10 लाख दिए, जिसे राजेश ने जाकर देव की ओर से वसूल लिया। ऑपरेशन में अब 1 सप्ताह का समय रह गया था। देव ने रेलवे टिकट बुक किया जिससे वह सर्जरी से 1 दिन पहले कोच्चि पहुंच सके। एक बार फिर उसने अभय और सना को 2 फ़ोन किए और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताया। ये क्या हो गया। चैप्टर 9, यात्रा का दिन। उसकी यात्रा का दिन भी आ गया। देव ने काले रंग के ब्रीफकेस में पैक की गई मुद्रा की दोबारा जांच की और यात्रा के लिए अन्य आवश्यकताओं को डफेल बैग में पैक किया। वो अपने कार्यालय की ओर चल पड़ा और बगल की सड़क पर एक ऑटो को खड़ा किया, जब अचानक उसने किसी को उसका नाम पुकारते सुना। उसने मुड़कर देखा कि मकान मालिक मोहम्मद अली की पत्नी नूरा दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और पूछा कि वह रो क्यों रही थी। जब उसने उसे बताया कि शहर में आतंकवाद का कुछ खतरा था और उसके पति को मुस्लिम होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। भले ही देव को पता था कि उसको देरी हो रही थी, लेकिन उसे तरस आया और उसने पुलिस स्टेशन जाने का वादा किया और जो कुछ भी वो कर सकता था करने की कोशिश करने का भी वादा कर दिया। उसने ऑटो को कम भीड़ वाले थाने की ओर निर्देशित किया और धीरे से अंदर चला गया। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो? दरवाजे पर खड़े एक कांस्टेबल ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। अशिष्टता पर चकित होकर
उसने अपनी स्थिति के बारे में समझाने की कोशिश की और एक वरिष्ठ अधिकारी से परामर्श करने की अनुमति मांगी। उसे अंदर जाने के लिए कहा गया, जहाँ एक डेस्क पर एसआई या सब इंस्पेक्टर बैठा था। उससे कुछ फुट की दूरी पर फर्श पर कुछ युवकों और अली को निराश और उदास बैठे देखा। देव डेस्क पर बैठे अधिकारी के पास पहुंचा और अपने मकान मालिक की बेगुनाही के बारे में बात करने की कोशिश की। एक तेज़ गति में अधिकारी उठा और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। आप कौन होते हैं इन कीड़ों की निर्दोषता की पुष्टि करने वाले? मुझे यकीन है कि आप इन आतंकवादियों के नेता होंगे। कांस्टेबल, इसकी तलाशी लो। अत्याचार से स्तब्ध और सन्न देव ने अपना संयम बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की, जबकि उसका सामान खराब हो गया था। कांस्टेबल ने पैसे का सूटकेस इंस्पेक्टर के ध्यान में लाया। आतंकवाद और नकली पैसे, है ना, खूनी बदमाश? नहीं साहब, वास्तव में ये अग्रिम राशि है जो मुझे उस ज़मीन के प्लॉट के लिए मिला है जिसे मैंने बेचा था। एक युवती की सर्जरी के लिए पैसे देने हैं। मैं वास्तव में उसके लिए कोच्चि जा रहा था। कांस्टेबल जो देव के सामान की तलाशी रहा था, नफीसा के एक पत्र को देखकर रुका और उसने उस पत्र पर नाम पढ़ा। कौन है नफीसा? आपकी पत्नी या वो हंसा? ये वही है जिसका ऑपरेशन हुआ है सर। कृपया समझने की कोशिश करें। चुप रहो, सीआई को आने दो, वो तय करेगा कि आपके साथ क्या करना है। जाओ, उन गंदे लोगों के साथ बैठो। अपमान और आक्रोश पर आंसू बहाते हुए देव गया और फर्श पर मोहम्मद अली और अन्य युवकों के साथ शामिल हो गए। जैसे ही घड़ी की टिक टिक हुई, देव को पता चल गया कि उसके पास अब ट्रेन पकड़ने का कोई वास्तविक मौका नहीं था। काफ़ी देर के बाद सीआई सर्कल इंस्पेक्टर पहुंचे। ये क्या गड़बड़ है? इतने सारे लोग यहाँ क्यों बैठे? उसने पूछा। सर, वास्तव में चूँकि हमारे पास एक आतंकवादी हमले की चेतावनी थी, मैंने सोचा कि हमें सभी संभावित खतरनाक लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और उन्हें बंद रखना चाहिए। एसआई ने जवाब दिया। और किस आधार पर तुमने इन लोगों को गिरफ्तार किया? सर, वे संदिग्ध लग रहे हैं और मुस्लिम हैं, तो मैंने सोचा। किसने आपको पुलिस वाला बनाया? क्या आप पागल हैं? सिर्फ एक मुसलमान होने के लिए आप लोगों को बंद रखने जा रहे हैं? क्या आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत या कुछ है? नहीं सर, लेकिन मुंह बंद रखो, दूसरा शब्द नहीं। आप इन सब की जानकारी एकत्रित करें और फिर उन्हें अभी बाहर जान दें। ये मेरा आदेश है। जी श्रीमान। देव, मोहम्मद और युवाओं ने जाने से पहले वरिष्ठ अधिकारी को धन्यवाद दिया। इसके बाद देव ने मोहम्मद अली को उनके घर छोड़ने के लिए एक ऑटो लिया। मोहम्मद और नूरा दोनों ने आंसुओं में देव को ईमानदारी से धन्यवाद दिया कि जब किसी और ने उनका साथ नहीं दिया था। पति पत्नी दोनों ही देव को आभार भरी निगाहों से देख रहे। देव ने उन्हें ये कहते हुए टाल दिया कि उसको यकीन था कि अगर देव भी कभी मुसीबत में हुआ तो वह भी उसकी मदद करेंगे। फिर उसने उन्हें अलविदा कहा और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। ये क्या हो गया? चैप्टर 10, ब्रेकिंग न्यूज़। उसने अगली सुबह बस स्टॉप पर जाने और कोचीन के लिए पहली बस लेने का फैसला किया था। अगली सुबह अब्राहम जॉर्ज खुशी से उठा। वो इस विचार से रोमांचित था कि उन्हें साहित्य का इतना बड़ा काम प्रकाशित करने को मिलेगा और उन्होंने आशा व्यक्त की कि देव द्वारा लिखा हुआ उपन्यास उनके प्रकाशन गृह और नए लेखक देव दोनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उसने अपनी पत्नी को चूमकर अलविदा कहा, प्रभु से शीघ्र प्रार्थना की और फिर अपनी मोटरसाइकिल पर अपने कार्यालय की ओर चल पड़ा। सना खान भी अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न महसूस कर रही थी। वह उस आदमी से 23 साल बाद मिलने जा रही थी जिससे वह 23 साल पहले बहुत प्यार करती थी और अब तक करती रही थी। उसने उस दिन बहुत ही चुनकर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन ली और मेकअप किया। भले ही वो जानती थी कि वर्षों के बावजूद देव और उसके बीच पुराना जादू अभी भी मौजूद रहेगा। उसने महसूस किया जैसे एक किशोरी ने अपनी पहली डेट से पहले खुद को तैयार किया था। वो अपनी कार में बैठी और कैफ़े चली गई।
जहाँ इसमें देव से इस दिन मिलने का वादा किया था। नफीसा अब्दुल आशावादी महसूस कर रही थी। उसके माता पिता हालांकि अपनी बेटी के ऑपरेशन से चिंतित थे, इस सोच से आश्वस्त थे कि डॉक्टर लगभग निश्चित थे कि सर्जरी सफल होगी। अपनी बेटी के साथ बैठकर उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया किया और एक प्रार्थना की कि अल्लाह ने उनके जीवन में देव कुमार जैसा एक फरिश्ता भेज दिया। देव कुमार बस अड्डे पर था। वो दिन के लिए अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बस में चढ़ने से पहले अपने बैग की दोबारा जांच की। वो खिड़की वाली सीट के पास पहुंचा और आराम से बैठ गया। पिछले कुछ मिनटों की घटनाओं और अगले कुछ महीनों में होने वाली घटनाओं के सुखद विचारों के साथ उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से सो गया। कालीकट बस स्टेशन पर एक भयंकर विस्फोट, ऐसा माना जाता है कि आतंकवादियों द्वारा किए गए अक्षम्य कृत्य ने 50 से अधिक लोगों की जान ले ली और 200 से अधिक घायल हो गए। सभी टेलीविज़न चैनलों पर यही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। लेकिन उस विस्फोट ने 3 इंतज़ार कर रहे लोगों, नफीसा, अब्राहम जॉर्ज, सना खान और उनके परिवारों के जीवन को कितना गंभीर रूप से प्रभावित किया था, ये कभी किसी को नहीं पता होगा। ये इसकी सूचना किसी को नहीं होगी। देव कुमार की लाश और उसकी पांडुलिपि और बैग में पड़े 10 लाख रुपयों के परखच्चे उड़ गए थे और फिर जलकर राख हो गए थे। एक भावी महान लेखक का पहला उपन्यास छपने से पहले ही अंत हो गया था। 23 वर्ष बाद अपने प्रेमी से मिलने का सपना संजोए एक सुंदर महिला सना खान का जीवन वीरान हो गया। शायद ऑपरेशन ना होने का नफीसा भी दुनिया छोड़ गई थी और उसके डॉक्टर बनने के सपने के भी परखच्चे उड़ गए थे। बस यही थी आम आदमी की विरासत। मुंह से बस यही निकलता था, ये क्या हो गया।